हमने एग्जाम्पल अभी दिया था सब्लिमेशन का। एक्चुअली हमने सब्लिमेशन का एग्जाम्पल नहीं दिया है अभी, सिर्फ सब्लिमेशन के बारे में जानना है कि सब्लिमेशन आखिर है क्या, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन का मतलब आप किसी कोई पदार्थ है जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जा रहा है, लिक्विड स्टेट में आ ही नहीं रहा है, तो उसको हमने उसको हमने नाम दिया है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनको आप इस एग्जाम्पल में रख सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, इसको गर्म करने पे सीधा गैसेस फॉर्म में आता है, लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपने अपने घरों में देखा होगा पूजा आरती के दौरान कि कपूर को जब आप जलाते हो सीधा गैस बनता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हुए, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के। ये डायरेक्ट फर्स्ट टू थर्ड स्टेट में जाते हैं, सेकंड स्टेट से इनका कोई लेना देना ही नहीं होता। अब हम आगे बात करते हैं आखिर दाब परिवर्तन का पदार्थों की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने तापमान टेम्परेचर चेंज करने पे उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी स्टेट पे, सॉलिड लिक्विड स्टेट पे। अब हम देख रहे हैं कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जो कण होते हैं पदार्थ के, उनके बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक है, हमने जान ली ये बात। अब क्या है कि किसी सिलेंडर में अगर गैस भरी है तो उस पर दाब लगाने और संपीड़न मतलब कंप्रेशन करने पे क्या होगा, क्या इनके कणों के बीच की दूरी कम होगी। क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? तो जाहिर सी बात है, जब तापमान का असर पड़ा है तो दाब का भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। दाब का क्या असर पड़ेगा, प्रेशर कम ज्यादा करने पर। देखिए, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर घटाते हैं, तो उसका अभी सीधा सीधा असर पड़ता है। प्रेशर बढ़ा दो और तापमान घटाओ तो गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना है कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये है क्या, इसे उच्च दाब पर मतलब हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का माप 1 एटमॉस्फेरिक हो, मतलब 1 एटमॉस्फेयर हमने नाम दिया है, यूनिट मान ली है, तो ठोस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दाब का भी असर पड़ रहा है और तापमान का भी असर पड़ रहा है। किस पे, पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं पे। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस मतलब, अगर हम सीधी सी बात है भाई कि जब हमने वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस चीज को आप याद रखना प्लीज। ये जो यूनिट मानी जाती हैं इनको चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने परिभाषा बनानी होती है, एक डेफिनेशन पढ़नी होती है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए हम कुछ यूनिट को स्थिर मान लेते हैं, उनमें चेंज नहीं करते हैं। जैसे पढ़ा है ना कि स्थिर तापमान पर अगर दाब बदल दिया, स्थिर दाब पर अगर तापमान बदल दिया, पीछे हमने पढ़ा था गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो वैसे ही है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, शुष्क बर्फ की, ड्राई आइस की, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधे गैसेस स्टेट में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तापमान और दाब इन सब के द्वारा तय होती हैं। सॉलिड है, इसको संकलन करेंगे, द्रव बनेगा, द्रव का वाष्पीकरण करेंगे, गैस बनेगी, गैस को हम सब्लिमेट करेंगे तो वापस आके ये ठोस बनेगी। और ये चीज भी है कि ठोस को सब्लिमेट करके ये वापस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण ये होता है। मतलब तापमान और दाब, इन दोनों का पदार्थों की अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? कुछ और भी कारण है क्या? क्या आपने दैनिक जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक मतलब बिना उसको गर्म किए, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे लाए हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है?
बहुत देखा है। उदाहरण के तौर पे हम आगे समझते हैं। जल को खुला छोड़ देने पे धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण हो गया, वेपोराइजेशन उसका हो गया। चलिए, हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही हो सकता था। नौ और ये 10। समथिंग इज मिसिंग देयर, लेकिन मैं आपको चलो समझा देती हूँ। ये गीले कपड़े का एग्जांपल दिया है। गीले कपड़े जब हम डालने आते हैं छत पे, तो उनको हम आखिर वो जो पानी होता है वो जाता कहाँ है, उसको हम गर्म तो करते नहीं है। वो पानी एटमॉस्फेयर में आके भाप बन के डायरेक्ट उड़ जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। ये चीज एक फैक्ट वाली है, इसको ध्यान में रखना होगा। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जो हमने गीले कपड़े छत पर सुखाए थे, वो कैसे, आखिर जो पानी था वो भाप कैसे बना, जबकि हमने उसको गर्म नहीं किया, बॉइलिंग पॉइंट पे लेके नहीं आए, फिर भी पानी भाप बन के उड़ गया, लिक्विड था वो गैसेस स्टेट में आ गया। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? उस प्रोसेस को नाम दिया है वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। क्योंकि कणों के बीच में इतनी अधिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आजाद रहते हैं। और जैसे ही उनको निश्चित तापमान मिलता है तो विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पे आए हुए वो डायरेक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या हमने बोला है? इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण कब, कैसे, कम, ज्यादा होता है? जाहिर सी बात है, एक चीज तो हमने देखा है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाते हैं। अक्सर मम्मी लोग बोलती हैं कि कपड़े जब भी तार पे सूखने डालो उनको पूरा फैला के डालो, सिकोड़ के मत डालो। क्यों? जैसे सतह बढ़ेगी वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर हम उनको फोल्ड करके डालेंगे तो सतह मतलब वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होगी वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्र, एरिया उन्हें कम मिलेगा। किसको? जो पानी के कण हैं उनको भाप बनने के लिए एरिया कम मिलेगा, क्षेत्रफल कम रहेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा वाष्पीकरण की प्रोसेस, वेपोराइजेशन की प्रोसेस उतनी अधिक होगी। इसलिए हम कपड़े हमेशा फैला के सुखाते हैं। तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तब भी वेपोराइजेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है। आर्द्रता में कमी, मतलब अगर ह्यूमिडिटी कम है, वायु में विद्यमान जल, एक तो कपड़े सुखाने का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कपड़े सूखने हमने डाले हैं, तो अगर वायुमंडल में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आपके कपड़े देरी से सूखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बाहर है और कपड़ों में तो है ही ह्यूमिडिटी। तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। नॉर्मल ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, अभी भी कुछ ना कुछ पानी के कण मौजूद होंगे, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम उसको कहते हैं वो चिपचिपा मौसम, गर्मियों वाला मौसम। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बरसात के बाद जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कपड़े सूखने में, धूप में, इवन धूप में भी कपड़े सूखने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की दर है जो कम हो गई है। ठीक। वायु की गति में वृद्धि, अब ये तो बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल है कि हवा तेज चल रही होगी तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो अगर वायु की गति हमने बढ़ा दी तब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाएंगे और आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी। हवा, मान लीजिए हमने एक सतह है, उस पे पानी के कुछ कण हैं, या फिर मान सकते हैं कि हमने कपड़े यहाँ पे फैलाए हैं।
हवा आई है, हवा ने अपने साथ उस जगह की जो वाष्प थी, पहले से मौजूद जो ह्यूमिडिटी थी, उसको खत्म किया है। उसकी वजह से जो कपड़े हमारे गीले थे उन पे मौजूद पानी के कण, जो वाष्प थी, वो उड़ के ऊपर आई है। इस वजह से कपड़े जल्दी सूख गए हैं, मतलब वाष्पीकरण की दर अधिक हुई है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा में काम आती है, हम देखते भी हैं, और यूपीएससी इन चीजों को बहुत फोकस करती है। यूपीएससी अक्सर यहाँ से सवाल उठाती है, हमें लगता है कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, वो इन्हीं जगह से क्वेश्चन पूछती है। अब भाई वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे बढ़ती है? वेपोराइजेशन हो रहा है तो भाई ऐसे अचानक क्या हुआ कि हमें ठंडा ठंडा लगने लगता है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जाहिर सी बात है, अगर एक बर्तन आप रख दीजिए तो कुछ टाइम बाद वो पानी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक उसमें वेपोराइजेशन हो रहा है, पानी उड़ रहा है गैस बन के, तो निरंतर वाष्पीकरण हो रहा है उसमें। अब वाष्पीकरण के दौरान जितनी ऊर्जा कम हुई है उसको प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा खींच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पसीना आता है ना गर्मियों में हमें, तो बॉडी से हीट निकलती है, वो वेपोराइज होके पसीने के रूप में आती है। अब जब ठंडी हवा चलती है तो ये जो पसीना हमें ठंडक देता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊर्जा निकली हुई है हमारे शरीर से बाहर, अब उस ऊर्जा को कवर करने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जब वो ऊर्जा जब वापस हमारे शरीर पर लगती है तो हमें वो ठंडक ठंडा ठंडा महसूस होता है। मतलब ये इन 3 लाइनों में समझ लीजिए, वाष्पीकरण के दौरान जितनी ऊर्जा कम हुई है उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, कवर अप करने के लिए, द्रव के कण, पसीने की बूंदें हमारे आसपास अपने आसपास से ऊर्जा खींच रही हैं, अवशोषित कर रही हैं। इस तरह आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता यानी ठंडक हो जाती है। एग्जाम्पल दिया है नेल पॉलिश का, कि जब आप एसीटोन या नेल पेंट अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? ठंडा ठंडा लगता है। एसीटोन अगर हम नेल्स पे लगाएंगे तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे गई है उसने अपने आसपास की जो वाष्प के मौजूद कण थे उसको अपनी तरफ खींचा है, इसकी वजह से हमें वहां पे ठंडा महसूस हो रहा है। क्यों? ये इस लाइन में एग्जाम्पल समझिए, जो ऊर्जा बाहर निकली है उस ऊर्जा को पुनः उसने प्राप्त किया है, एसीटोन ने उस एनर्जी को पुनः वापस लिया है, इसकी वजह से हमें नेल्स पे या स्किन पे कहीं भी ठंडक महसूस हो रही है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर पानी छिड़क देते हैं। क्यों? ये तो सबने किया है बचपन में, बहुत बिरले लोग ही हैं जिन्होंने ये वाले जो घटना है वो नहीं देखी है, कि बचपन में हम छतों पे पानी फेंक देते थे रात में, शाम के टाइम, और रात में जाते थे छत ठंडी हो जाती थी। वहां क्या हुआ? वहां भी वेपोराइजेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ और छत पे ठंडक होने लगी। क्यों? क्योंकि जितना पानी वहां से निकला है, जो गर्म पानी भाप बन के निकला है, उसने जो द्रव की बूंदें थी उन्होंने वापस आसपास से ऊर्जा अवशोषित की है, जिसकी वजह से वो सतह ठंडी हुई है और गर्म पानी भाप बन के ऊपर उड़ा है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये फिर एक साइंटिफिक पॉइंट आ गया, या डेफिनेशन वाली जो आपको याद रखनी होगी, कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। वही बात है जो पीछे हमने पढ़ी थी, मैं उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। जो पानी वहां पे डाला है, गर्म पानी भाप बन के निकला है, और उसकी जगह उसके जो द्रव की बूंदें सतह पर पड़ी हुई थी, उन्होंने आसपास से दूसरी ऊष्मा को अवशोषित किया है जो कि अपेक्षाकृत ठंडी थी। इसलिए हमने बोला है, हमें लगता है कि वो जगह ठंडी हो गई है, इसलिए हम छतों पर ठंडा पानी डाल देते हैं। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? सूती कपड़े, ये एक और इसका एग्जाम्पल है। अक्सर लोग बोलते हैं कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? सूती कपड़े पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। जब पसीना सूखते हैं तो जो द्रव की बूंदें कपड़ों में अवशोषित हुई हैं उस जगह पे, अब उस जगह को जो ऊर्जा गई है उस ऊर्जा को कवर अप करने के लिए भी तो बाहर से ऊष्मा आएगी ना, और इसलिए इस वजह से हमें अपने जो सूती कपड़े हैं वो ठंडक महसूस कराते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है।
चलिए अब लास्ट है, ये हमने पढ़ लिया है कि हाँ ये भी हो गया है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह, वही चीज रिपीट कर रही हूँ मैं बार बार। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, पसीना ज्यादा सूखता है, इसलिए पुनः वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है पसीना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें आ जाती हैं, वो भी एक वाष्पीकरण का उदाहरण है। किसी बर्तन में अगर हम एकदम फ्रीज्ड वाटर रखते हैं तो जल्दी बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यूपीएससी इस चीज को भी पूछ चुकी है, उसने सीधे सीधे स्टेटमेंट दिए हैं कि जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। अब इनको उसने अलग अलग स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये चीज आपको याद रखना है कि वायु में जो जलवाष्प ऑलरेडी होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आती है तो कैसे हो जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, और ये जब लिक्विड स्टेट में बदल जाता है तो हमें जो जल की बूंदें ना बाहरी जो बर्तन है उसकी सतह पर झलकने लगती हैं। ये तो चलो रोजमर्रा के एग्जाम्पल थे। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन पे आजकल वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं जानी थी, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन उसके अलावा भी कुछ है जो रिसर्च का टॉपिक है, वो ये है प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, हालांकि ये रिसर्च का टॉपिक है और इन पे रिसर्च चल रहा है, इस पे भी रिसर्च अभी चल रहा है बीईसी पे, इस पे बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। प्लाज्मा स्टेट के बारे में अक्सर साइंटिस्ट बात करते रहते हैं, तो ये आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। ये 2 अतिरिक्त अवस्थाएं हैं पदार्थ की, प्लाज्मा स्टेट और बीईसी। प्लाज्मा स्टेट के बारे में चलिए जानते हैं कि इसमें कणों की ऊर्जा अत्यधिक होती है और अधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा था सॉलिड लिक्विड वाला, ये सॉलिड है माना, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो इसके कण कैसे थे, एकदम टाइट बंधे हुए, आकर्षण बल इनके बीच में ना के बहुत ज्यादा टाइट था, आकर्षण बल बहुत ज्यादा था। अब हमने गैस के लिक्विड अवस्था के बारे में बात की, लिक्विड स्टेट के बारे में, तो इसके कण थोड़े ढीले हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है, थोड़े से दूर दूर है, उनमें जो आकर्षण बल है वो थोड़ा लूज है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, इनमें थोड़ा आकर्षण बल लूज है। अब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, इसके कण इतनी दूर दूर हैं, इनकी अपनी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, चूंकि इनमें कणों में आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इसलिए ये किसी भी दिशा में गति करने के लिए, मूव करने के लिए आजाद है। गैसियस स्टेट, इसीलिए गैस कहीं भी कैसे भी उड़ जाती है बिना किसी निश्चित पाथवे को फॉलो किए हुए। ये लिक्विड स्टेट है, कणों के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है गैस की अपेक्षा, इसलिए मूवेबल तो है लेकिन एक ही जगह पे, उड़ने वाला सिस्टम इनमें नहीं है। सॉलिड में क्या है, सॉलिड तो आप देख ही रहे हैं, उसको तो कंप्रेस भी नहीं कर सकते, उनके कण आपस में इतने ज्यादा टाइट बंधे हुए हैं कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जो चौथी अवस्था है, ये प्लाज्मा स्टेट, इसकी सिचुएशन इससे भी ज्यादा अलग है, इससे एक और स्टेट ऊपर है, मतलब अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत गैस का मतलब क्या है, प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। इनका प्लाज्मा इसलिए आजकल नॉलेज में आ गया है क्योंकि प्लाज्मा का उपयोग हम अपने रोजमर्रा की चीजों में कहीं ना कहीं करने लगे हैं, इसलिए प्लाज्मा स्टेट के बारे में साइंटिस्ट और रिसर्च कर रहे हैं, और इसी वजह से यही रीजन है कि आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है और जो नियॉन बल्ब होते हैं उनमें प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है। ये चीज याद जरूर रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम्स में, स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं, जो एसएससी वाले एग्जाम होते हैं, उनमें अक्सर ये फैक्ट पूछे जाते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर ही हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था सीएनजी में कौन सी गैस, सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है,
एक बार पूछा गया था कि एलपीजी में आखिर जो कुकिंग गैस में जो स्मेल आती है जिससे हम मालूम करते हैं कि गैस लीक हो रही है वो किसकी वजह से होती है। तो हमने आपको एक अलग वीडियो में बताया हुआ था उन सबके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेके। तो वो था इथाइल मरकैप्टन की वजह से जो गैस सिलेंडर में डाली जाती है एलपीजी के, जब वो लीक करती है तो हमें समझ में आता है, स्मेल करती है वो। और वैसे ही सीएनजी गैस क्या है, ये भी नेचुरल गैस है, इसमें हम मीथेन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो नियॉन बल्ब है उसमें नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें हीलियम या कोई अन्य गैस भी होती है। जो लाइट बल्ब है विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। गैस पे चार्ज आ जाता है प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये आयनीकृत हो जाते हैं। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है जिसमें लाइट होती है। गैसों के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। ये सारे फैक्ट हैं, इनको आप याद कर लेना। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम, और विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो ये गैसें जो होती हैं आयनीकृत हो जाती हैं। सॉरी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर जब हम इसमें एनर्जी डालते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं, तो क्या होता है, गैसें जो होती हैं, जो आयनीकृत गैसें हैं, प्लस माइनस चार्ज हो जाती हैं, और जब इन पे प्लस माइनस चार्ज या प्लस या माइनस जो भी है आयनित हो जाती हैं, तो ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। एक अलग स्टेट तैयार होती है पदार्थ की, जो कि बहुत तेजी से इधर उधर मूवेबल है, तेजी से गति कर रही है और अनियंत्रित होकर बहुत ज्यादा आवेशित होकर उसके कण गति कर रहे हैं। तो गैस के तो ये अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। अब चूंकि गैस का स्वभाव होता है, इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक आ जाती है, और इसी वजह से ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और ये जो हीलियम जो बल्ब होते हैं उनमें प्लाज्मा का यूज किया जाता है। अब प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है, उनके अंदर भी आयनीकृत गैसें होती हैं जो चार्ज हो जाती हैं, तो फिर उनकी वजह से चमक बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तारों की जब बनने की प्रोसेस पूरी समझेंगे तब आपको इसमें समझ में आएगा कि प्लाज्मा का उसमें कहाँ रोल है, ठीक है। और तारे बनने की जो प्रोसेस है वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगी। अब एक अलग स्टेट है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस तो आप जानते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हमारे भारतीय वैज्ञानिक, और ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। ये सिर्फ एक रिसर्च पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन पे भी रिसर्च चल रही है। अभी इनमें बहुत ज्यादा कुछ साइंस की नॉलेज नहीं मिली है, इसलिए आपको ये अलग से समझाया जा रहा है, वरना सॉलिड लिक्विड गैस के साथ ही इनको ऐड कर दिया जाता। तो पांचवी अवस्था की गणना कैसे की? उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी। इसे क्या बोला गया था? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फ गैंग केटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये प्लाज्मा। अब देखिए, ये प्लाज्मा के आगे की स्टेट है, तो इसके कण जो होंगे उनकी ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होगी, और उनकी जो उत्तेजित है, मतलब एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, वो भी एक्साइटमेंट भी उनमें ज्यादा होगी, मतलब वो मूव करने के लिए इनसे भी आगे स्वतंत्र, इनसे भी आगे निकल जाएंगे, उनका जो आजादी है वो ज्यादा रहेगी कंपैरेटिवली दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब सामान्य वायु का घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग है। 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस, उसको बहुत ही माइनर टेम्परेचर पर इन्होंने ठंडा किया, तो मिलके तैयार हुआ बीसी। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है।
और बाकी ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए हो तो आप www.cam.4kids.com से ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी जो हमारे फैक्ट थे, रोज़मर्रा के एग्जाम्पल थे, वो आपको पढ़ने हैं और उनको आपको ध्यान रखना है कि कैसे पदार्थ अलग अलग स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का क्लास। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं हम चैप्टर 2 में।